अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, दिस इज़ सेकंड पार्ट ऑफ माय सब्जेक्ट सिलेक्शन गाइड वीडियो जो कि मैंने CSS 2022 के एस्पिरेंट्स के लिए बनाई थी। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो पार्ट्स में मुझे इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। इसी वजह से मैं सिर्फ पार्ट 1 में ग्रुप 1 ही कवर कर पाई हूँ, जबकि आपको पता है कि टोटल 7 ग्रुप्स होते हैं। बाकी के सारे ग्रुप्स इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। और इससे पहले कि हम वीडियो को बाकायदा स्टार्ट करें, मैं आपको एक रिकैप बताती चलूँ कि पार्ट 1 में क्या क्या मैंने चीज़ें कवर की हैं और पार्ट 2 में आपको क्या मिलेगा। देयर आर 7 ग्रुप जिनमें से हमें अपने ऑप्शनल्स को सिलेक्ट करना होता है फॉर CSS। और उन सातों ग्रुप्स के अगर सब्जेक्ट्स को ऐडअप किया जाए तो वो बनते हैं 45 सब्जेक्ट्स। और इस वीडियो में मैं आपको हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअली एनालिसिस दूंगी और वो एनालिसिस काफ़ी डिटेल होगा। और उसमें क्या क्या शामिल होगा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि उस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए आपको कितना अरसा दरकार है, यानी कि कितने दिन में वो कवर होने वाला सब्जेक्ट है। देन मैं आपको स्कोरिंग ट्रेंड बताऊंगी कि कितने से लेकर कितने मार्क्स आ जाते हैं उसमें, लो स्कोरिंग है या हाई स्कोरिंग है। देन मैं आपको ये बताऊंगी कि किन स्टूडेंट्स को वो ऑप्ट करना चाहिए, यानी कि अगर आपने उसमें BS किया हुआ है तो ऑप्ट करना चाहिए, या MS रिक्वायर्ड है उस सब्जेक्ट के लिए, या विदाउट बैकग्राउंड भी वो सब्जेक्ट ऑप्ट किया जा सकता है। ठीक है। देन मैं आपको बताऊंगी कि वो सब्जेक्ट, डेट पर्टिकुलर सब्जेक्ट किस दूसरे सब्जेक्ट से ओवरलैप कर रहा है, और उस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन किसके साथ, बाकी किन सब्जेक्ट्स के साथ बनता है। प्लस ये भी बताऊंगी कि इसका जो सिलेबस है वो लेंथी है या शॉर्ट है, और आपको ऑब्वियसली कितना टाइम लगेगा उसको कवर करने में। तो ये सब चीज़ें मैं आपको हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअली बताऊंगी। तो आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आपने जो सब्जेक्ट्स रखे हैं वो कवर होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि आई एम एमिंग टू कवर ऑल 45 सब्जेक्ट्स इन अ सिंगल वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके मतलूबा सब्जेक्ट्स का एनालिसिस भी आप लोग ध्यान से देख पाएँ। 2 की तरफ चलते हैं। इसमें भी आपको 200 मार्क्स का सब्जेक्ट ही ऑप्ट करना होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ़िज़िक्स की। फ़िज़िक्स के लिए MSc फ़िज़िक्स रिक्वायर्ड है, विदाउट बैकग्राउंड ये नहीं रखा जा सकता। टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है, लाइक 3 वीक्स तो कहीं नहीं गए ना आपके। उसके बाद ये आपके लिए जानना ज़रूरी है कि न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है ये, और ऑब्वियसली इट इज़ अ रिस्की वन, क्योंकि या तो इसमें आप के बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे या फिर ज़ीरो आएगा। देर इज़ अ नो मिडल वे। ठीक है, मतलब एक सवाल अगर 20 नंबर का आपका, तो उसमें से या तो आपके फुल आएंगे या ज़ीरो आएंगे, बीच की कोई बात ही नहीं है। तो ये ज़रा आप ध्यान से आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही अच्छे हैं फ़िज़िक्स में देन गो फॉर इट, अदरवाइज़ आप कोई और ऑप्शन देख लें। अगर कोई फ़िज़िक्स को ऑप्ट करना चाहता है तो प्रीवियस 10 ईयर्स के पास पेपर्स लाजमी देख लें। और ये भी जान लें कि जो इसका सिलेबस है वो तो ग्रेजुएशन लेवल का दिया हुआ है, लेकिन पेपर ग्रेजुएशन लेवल का नहीं आता, वो इससे अबव लेवल का आता है। तो आपने ज़रा ध्यान से इसको चूज़ करना है। अब बात कर लीजिए केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री का भी सेम हिसाब है, उसके लिए भी कम अज़ कम MSc तो रिक्वायर्ड है, विदाउट बैकग्राउंड ये नहीं ऑप्ट किया जा सकता। और सेम इसका भी वही सारे क्राइटेरियाज़ हैं जो कि फ़िज़िक्स के थे। उसके बाद अप्लाइड मैथ्स की बात कर ली जाए या प्योर मैथ्स की, तो ये भी सेम हिसाब है, विदाउट बैकग्राउंड तो आप सोचें भी ना। ठीक है। और यही है कि या तो आपका सवाल जब सही होगा तो फुल मार्क्स, अगर गलत हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने आधे नंबर दे देने आपको, नहीं, वो फिर ज़ीरो ही आएगा अगर आपका जवाब गलत आता है तो। यानी कि सारा आपका प्रोसीजर ठीक है, एंड पे जवाब गलत आ गया, मैच नहीं किया एग्जामिनर की की के साथ, तो फिर ही विल अवॉर्ड यू विद ज़ीरो। तो ये बात है, इसलिए ये भी बड़ा रिस्की सब्जेक्ट है। उसके बाद आगे चलते हैं स्टैट्स के लिए भी ज़ाहिर है मिनिमम मास्टर्स रिक्वायर्ड है, और इतना कोई हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट भी नहीं है ये। मैथ्स हाई स्कोरिंग है, लेकिन वही बात है, हाई स्कोरिंग के साथ साथ रिस्क भी बहुत बड़ा फैक्टर है मैथ्स का। देन बात करते हैं जियोलॉजी की। अब जियोलॉजी जो है अब से पहले 200 मार्क्स का हुआ करता था, लेकिन अब इसको 100 मार्क्स का कर दिए। लेकिन सिलेबस तो वही है, सिलेबस तो उन्होंने कम नहीं किया, इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है और ये इतना हाई स्कोरिंग भी नहीं है। ग्रुप 3 की अगर बात की जाए तो इसमें आपको 100 मार्क का सब्जेक्ट ऑप्ट करना होता है, और ग्रुप 3 का पहला सब्जेक्ट है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये MBA फाइनेंस को ऑप्ट करना चाहिए। जिनका बैकग्राउंड नहीं है इसमें वो इसको ऑप्ट ना करें। एज़ फार एज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ कंसर्न्ड,
तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्चुअल लर्नर होना लाजमी है, ठीक है, और ये आपको 60% तक मार्क्स दे देता है, यानी कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। उसके बाद बात करते हैं गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी की। ये बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और ये भी कॉन्सेप्चुअल लर्नर्स के लिए सूटेबल है, इट इज़ नॉट फॉर क्रैमर्स। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट की जहाँ तक बात है, तो ये सिविल इंजीनियर्स के लिए बेस्ट है, बाकी के ऑप्ट ना करें क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है। अब बारी आती है ग्रुप 4 की। इसमें भी आपको 100 नंबर का सब्जेक्ट ही चूज़ करना होता है, और पहला सब्जेक्ट है ग्रुप 4 का हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा लेंथी है, और जब ये 200 मार्क्स का हुआ करता था तब भी इसके लो स्कोर ही आते थे, लाइक 100 to 110, और अब इसका सिलेबस उतने का उतना ही है, 200 मार्क्स वाला, ठीक है, लेकिन इसमें अभी भी लो स्कोरिंग वाला जो एक इसकी रवायत थी वो भी कायम है, लाइक 50 से 55 तक इसमें हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट है इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर। इसका सिलेबस भी लेंथी है, यानी कि प्री इस्लामिक हिस्ट्री से लेकर प्रेजेंट तक, और इसके लिए पूरा महीना आपको रिक्वायर्ड है इसको तैयार करने के लिए, ठीक है, लेकिन इसकी जो स्कोरिंग है वो इंडो पाक हिस्ट्री से बेहतर है, और ओब्वियसली इस्लामियात जो आपका एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है उसके साथ भी ये ओवरलैप करता है। अब अगर बात की जाए ब्रिटिश हिस्ट्री की, तो इसका सिलेबस 200 मार्क्स वाला ही है, जबकि अब की 100 मार्क्स का हो चुका है। और अगर पीरियड वाइज बात की जाए तो शॉर्ट हिस्ट्री है, लेकिन एरिया वाइज बात की जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, और ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, और इसके लिए जो ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है वो है 35 to 40 डेज़। लेकिन अगर कंपैरिजन की बात की जाए तो इंडो पाक हिस्ट्री से बेहतर मार्क्स देता है, लेकिन इस्लामिक हिस्ट्री से कम मार्क्स देते हैं, तो आपको बेहतर अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने कौन सा सब्जेक्ट ऑप्ट करना है। यूरोपियन हिस्ट्री की बात की जाए तो ये तो बहुत ज़्यादा ही एक्सटेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर हिस्ट्रीज़। यूएस हिस्ट्री सब्जेक्ट बेहतर है बाकी हिस्ट्रीज से। इसका सिलेबस रेंज करता है 1400 से प्रेजेंट तक। हाई स्कोरिंग रहा है ये हिस्ट्री में, लेकिन अब ये किसी साल तो हिट हो जाता है और किसी साल बहुत अच्छे स्कोर्स देता है, तो मिनिमम अब इसके आ जाते हैं ऑलमोस्ट 40 से लेकर 50 तक मार्क्स आ जाते हैं, और जो ड्यूरेशन रिक्वायर्ड है वो है 15 डेज़, ऑलमोस्ट 10 to 14 कह सकते हैं आप। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस सब्जेक्ट के बारे में वो ये है कि इसके पेपर्स यूएस एम्बेसी से चेक करवाए जाते हैं। ग्रुप 5 की तरफ चलते हैं, तो ग्रुप 5 का पहला सब्जेक्ट है जेंडर स्टडीज़, एंड यस ग्रुप 5 में से भी आपको 100 मार्क का सब्जेक्ट ही ऑप्ट करना होता है। अच्छा जी, जेंडर स्टडीज़ वैसे तो इजी सब्जेक्ट है और विदाउट बैकग्राउंड भी किया जा सकता है, और इसमें से आपका एस्से जो है वो भी तैयार हो जाएगा। आपको पता है हर साल विमेन इश्यूज़ पे आता है कोई ना कोई एस्से, तो आप समझ लेंगे अगर आप ये सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं तो एक एस्से तो आपका पक्का तैयार है ना, ठीक है। इसके साथ साथ एडवांटेज ये है कि ये ओवरलैप करता है सोशियोलॉजी के साथ, ठीक है, और एक सवाल जो है इसका, यानी एक टॉपिक जो है वो इस्लामियत के से भी रिलेटेड है इसमें। इन्वायरमेंटल साइंस के लिए अगर आपका बायोलॉजी का बैकग्राउंड है तो बेस्ट है। इसके अलावा आपने अगर बॉटनी, ज़ूलॉजी या केमिस्ट्री में भी बीएससी की है या बीएस किया है तो भी चलेगा फॉर इन्वायरमेंटल साइंस। सिलेबस इसका एक्सटेंसिव है, लेकिन ओवरलैप करता है जनरल साइंस एंड एबिलिटी के साथ, जो कि आपका सीएसएस का एक कंपल्सरी सब्जेक्ट है, लेकिन ज़्यादा नहीं करता ओवरलैप, सिर्फ 10 to 15% करता है। एज़ फार एज एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज़ कंसर्न्ड, तो इसके लिए बैकग्राउंड आपका होना लाजमी है। ये क्वाइट लो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। किसी ज़माने में ये सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग हुआ करता था, और तब एग्रीकल्चर अलग से था सब्जेक्ट 100 मार्क्स का, और फॉरेस्ट्री भी इसी तरह से 100 मार्क्स का एक अलग सब्जेक्ट था। अब दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, पार्ट 1 बना दिया गया है एग्रीकल्चर को, और 50 नंबर का है ये, और पार्ट 2 बनाया गया है फॉरेस्ट्री को, और ये भी 50 मार्क्स का है। 15 से 18 दिन इसके लिए रिक्वायर्ड हैं, और ऑब्वियसली इसमें जो जॉर्गन्स हैं वो काफ़ी अननोन होंगे आपके लिए अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है इन सब्जेक्ट्स में। तो बॉटनी की अगर बात की जाए तो इसके लिए बैकग्राउंड होना लाजमी है, और वो भी एमएससी। सिलेबस इसका वही है, जब ये 200 मार्क्स का था तब जो सिलेबस था सेम का सेम सिलेबस अब भी वही है, लेकिन अब ये 100 मार्क्स का है। और अगर तो आपने इसमें एमएससी की हुई है तो 18 से 20 दिन लगेंगे इस सब्जेक्ट को कवर करने के लिए।
ज़ूलॉजी को देख लेते हैं। ज़ूलॉजी भी सेम सिलेबस है जो कि 200 मार्क्स का जब हुआ करता था, जो तब था, और ये हमेशा से लो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, तो ये ज़रा ध्यान से चूज़ करिएगा अगर आपने करना है तो। इंग्लिश लिटरेचर की अगर बात करें तो ये भी हमेशा से ही लो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है, और इवन जिन्होंने एमए इंग्लिश भी किया हुआ है वो भी इसको ओप ना करें, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है इसको क्रैक करना। और अगर बात की जाए कि इस सब्जेक्ट के चेकर्स कौन हैं, तो ये पीयू से चेक करवाया जाता है। उर्दू लिटरेचर की जहाँ तक बात है तो ये कोई भी ओप्ट कर सकता है जिसको उर्दू में इंटरेस्ट है, और जो जो ये ओप्ट करना चाहते हैं उनमें ये फर्दर क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक तो उनकी क्लियर राइटिंग होनी चाहिए उर्दू की, ठीक है, और स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि अब तो हम इंग्लिश इतना ज़्यादा लिखते हैं, सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में, तो उर्दू ज़रा ऑब्वियसली उतना फ़्लो नहीं रहा अब उर्दू लिखने का, इसलिए फ़्लो होना चाहिए, राइटिंग में क्लियर होनी चाहिए, और आपकी जो वोकेबलरी है उर्दू की वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, और आपका पोइट्री में इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप पोइट्री का तड़का लगाएंगे तो ये ज़्यादा आपको मार्क्स देगा ये सब्जेक्ट। अच्छा जी, अब अगर प्रेजेंटली बात की जाए तो 70% तक मार्क्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जो 50% सिलेबस है इसका वो हिस्ट्री के बारे में है, और 50% जो है वो प्रेजेंट लिटरेचर के बारे में है। अब चलते हैं ग्रुप 6 की तरफ। इसमें से भी 100 मार्क का सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। पहला सब्जेक्ट है लॉ, और ये सिर्फ और सिर्फ एलएलबी या एलएलएम को करना चाहिए चूज़, बाकियों को नहीं, क्योंकि उनके लिए ज़रा ट्रिकी हो जाएगा। अच्छा जी, पहले जब ये 200 मार्क्स का था तब 130 से 135 तक इसमें स्कोर आ जाता था यूजुअली। सिलेबस अब वही है, लेकिन अब ये है कि 60% तक मार्क्स अभी भी आ जाते हैं अगर आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया वो पेपर तो। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात की जाए तो इट इज़ गुड फॉर ग्रामर्स, और थोड़ा सा लो स्कोरिंग है एज आई सेड अर्लियर, और जिन लोगों ने पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट किया है वो लास्ट में ऑप्ट करें, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट्स ओवरलैप करते हैं। एज फार एज इंटरनेशनल लॉ इज़ कंसर्न्ड, तो ये ऑन द कॉन्ट्रेरी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, और ये विदाउट बैकग्राउंड के भी किया जा सकता है, और ये हाई स्कोरिंग है, और जिन्होंने आईआर चूज़ की है ये उनके लिए बेस्ट है। मुस्लिम लॉ एंड जूरिस्प्रूडेंस की बात की जाए तो ये एवरीडे रेलिवेंट है, इजी है, ओवरलैप करते हैं इस्लामियत के साथ, लेकिन थोड़ा लो स्कोरिंग है। इसके अलावा इसको जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं IIUI से, ठीक है। लेस सिलेबस है इसका, 2013 में हिट हुआ था, और इसमें बेसिक इस्लामिक लॉज आपने अच्छे से पढ़ने होते हैं। इसके अलावा इसमें अगर आप छोटी सी भी गलती करते हैं तो वो आपके लिए भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये इस्लामिक लॉज के बारे में है, और ये आप अपने से तो लॉज बना नहीं सकते, इसलिए ये थोड़ा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मर्केंटाइल लॉ की अगर बात की जाए तो इसके लिए बैकग्राउंड आपका होना लाजमी है। 2004 और 2005 में इसने बहुत बुरे मार्क्स दिए, और इसमें अगर आपने हाई स्कोर लेना है तो यू हैव टू पुट केसेस, ठीक है। और अगर आप केसेस पुट नहीं करते, यानी कि केस इन पॉइंट अगर आप पुट नहीं करते, तो फिर आपके लो स्कोर आएंगे इसमें। क्रिमिनोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये हलवा सब्जेक्ट है, लेकिन यही हलवा पिछले साल हिट हुआ है। 2020 में ये सब्जेक्ट पूरे तरीके से हिट हुआ है, जो कि पहले हिस्ट्री में हिट नहीं हुआ था। तो ज़रा सोच समझ के, यानी कि जो चीज़ आपको इजी भी लग रही हो उसको भी आप लोग लाइट ना लें, और मेहनत पूरी करें, बाकी फिर अल्लाह पे छोड़ दें। तो क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजी वालों के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ने होते हैं, जस्ट लाइक जुवेनाइल डेलिक्वेंसी और फोरेंसिक साइकोलॉजी, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपने साइकोलॉजी में भी पढ़नी होती हैं, तो ओवरलैपिंग है, लेकिन ज़्यादा नहीं। आप ये मत समझिएगा कि 100% ओवरलैप करता है साइकोलॉजी के साथ, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत करता है। अच्छा जी, सिलेबस इसका लेंथी है लेकिन आसान है, ठीक है, और ये कोई भी रख सकता है, विदाउट बैकग्राउंड भी आप इसको रख सकते हैं। फ़िलासफ़ी की बात की जाए तो ये ओवरलैप करता है थोड़ा बहुत पॉलिटिकल साइंस के साथ। 130 से 140 स्कोर्स आ जाते थे जब ये 200 मार्क्स का था। अब इसमें ज़रा कम मार्क्स आते हैं, और इसके लिए ऑलमोस्ट 2 मंथ्स रिक्वायर हैं इसकी तैयारी के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अपने दिमाग के स्पेक्ट्रम को ब्रॉडन करना पड़ता है। लास्ट ग्रुप की तरफ आते हैं, जो कि है ग्रुप 7, और पहला सब्जेक्ट है जर्नलिज्म एंड मैस कम्युनिकेशन। सिलेबस इसका बढ़ाया गया है, और विदाउट बैकग्राउंड भी ये हो सकता है, और अगर आपका कोई मीडिया से रिलेटेड ऐसे आ जाता है तो वो भी आपका इसमें तैयार हो जाएगा। स्कोर अच्छा देता है ये सब्जेक्ट,
लाइक 65 से 70% तक मार्क्स आपके आ जाते हैं। साइकोलॉजी का जहाँ तक कंसर्न है तो हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जस्ट लाइक क्रिमिनोलॉजी साइकोलॉजी भी 2020 में हिट हुआ है। और विदाउट बैकग्राउंड कर सकते हैं आप, अगर आपका बायोलॉजी का बैकग्राउंड है या अगर आप डॉक्टर हैं MBBS तो। लेकिन अगर आप MBBS डॉक्टर नहीं हैं तो डोंट गो फॉर इट, क्योंकि फिर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। अच्छा जी, सिलेबस इसका भी बढ़ाया गया है, मार्क्स कम कर दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल पहले ये 200 मार्क्स का था और अब ये 100 मार्क्स का कर दिया गया है, लेकिन सिलेबस इसका मज़ीद बढ़ा दिया गया है, यानी कि 200 मार्क्स का जितना था सिलेबस उससे भी ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। तो लेंथी बहुत है ये, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करें तो इसमें आपके आराम से 80% मार्क्स आ जाते हैं। ज्योग्राफी की बात की जाए तो लेंथी सिलेबस हो गया हुआ है इसका बहुत ज़्यादा, स्कोर इसके मीडियम आते हैं और जो रीजनल ज्योग्राफी का पोर्शन है वो एक्सक्लूड कर दिया गया अब, और 2010 में काफ़ी ज़्यादा इसने बुरा स्कोर दिया था। एंथ्रोपोलॉजी की अगर बात की जाए तो ये नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया है और इसमें MSc एंथ्रोपोलॉजी का जो सिलेबस है वही CSS के लिए रखा गया है। अच्छा जी, सोशियोलॉजी जो है सब्जेक्ट वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, इट इज़ नॉट फॉर क्रैमर्स। इसमें थेरीज हैं और विदाउट बैकग्राउंड भी आप अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं, और ये हर 3 से 4 साल बाद हिट होता है और जेंडर स्टडीज़ के साथ ये ओवरलैप करता है। प्लस जस्ट लाइक जेंडर स्टडीज़ ये भी आपको ऐसे मटेरियल प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक जो टॉपिक है ऐसे का वो ऐसा आता है जो कि सोशियोलॉजी से रिलेटेड होता है, यानी कि सोशल किसी प्रॉब्लम को वो एड्रेस कर रहा होता है टॉपिक। तो इस तरह से आपका एक ऐसे भी तैयार हो जाएगा वाइल प्रिपेयरिंग सोशियोलॉजी। रीजनल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो ये काफ़ी हाई स्कोरिंग होती हैं। सबसे पहले पंजाबी को देख लेते हैं। आप तभी ऑप्ट करिए अगर आपकी मदर टंग है, आपको बोलनी आती हो, लिखनी आती हो, पढ़नी आती हो, ठीक है। और अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया हो ना तो आपके 20 नंबर के सवाल में से आपको फुल मार्क्स भी आने का इसमें चांस होता है, अनलाइक अदर सब्जेक्ट्स। तो सेम थिंग गोज़ फॉर सिंधी, और बलोची के लिए भी सेम वही बात है कि लिखनी आती हो, पढ़नी आती हो और बोलनी भी आती हो, क्योंकि बाद में इंशाल्लाह जब आप पास कर जाएंगे तो इंटरव्यू में सेम लैंग्वेज में आपसे सवाल भी होंगे, तो आपको ये बोलनी भी आनी चाहिए। तो लैंग्वेजेस का भी वही हिसाब है, या तो आर या तो पार, ठीक है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको बहुत फुल मार्क्स पे ये दे सकते हैं, जस्ट लाइक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स। और पर्शियन का भी यही है कि आपको गुड कमांड उसमें रिक्वायर्ड है आपकी, और इंटरेस्ट होगा तो ही ओब्वियसली आप किसी भी चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अरेबिक भी गुड स्कोरिंग है और इसके लिए भी आपको एक अच्छी स्पीड रिक्वायर्ड है, और ये एरर फ्री होना चाहिए, क्योंकि अरेबिक में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप इराब की गलती करते हैं, तो ये थोड़ा टेक्निकल हो जाता है। फिर अगर आप इराब की गलती कर देते हैं तो ये आपके लिए एक मसला खड़ा कर सकते हैं ये चीज़। अच्छा जी, तो 20 से 30 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने इन्हीं रीजनल लैंग्वेजेस की वजह से हाई स्कोर्स हासिल किए हैं, यानी कि टॉप किया है CSS में। तो रीजनल लैंग्वेजेस में से कोई ना कोई आप चूज़ लाजमी करिए। डेट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो अगर तो लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।